हेलो एवरीवन, वेलकम टू लर्न ऑन। सो हम अब रीइंफोर्समेंट लर्निंग में आगे बढ़ रहे हैं। और इससे पहले की वीडियोस में हमने रीइंफोर्समेंट लर्निंग के बारे में जाना था, रीइंफोर्समेंट लर्निंग के प्रीरिक्विजिट्स देखे थे। अब हम रीइंफोर्समेंट लर्निंग के कोर कॉन्सेप्ट समझेंगे। तो जब भी आप रीइंफोर्समेंट लर्निंग पढ़ोगे यू विल कम अक्रॉस दिस टॉपिक। इसका नाम है मल्टी आर्म बैंडेड प्रॉब्लम। इसको कभी कभी एन आर्म बैंडेड प्रॉब्लम भी कहा जाता है या फिर के आर्म बैंडेड प्रॉब्लम भी कहा जाता है। तीनों सेम ही है। सबसे पहले मैं आपको दिखा देता हूँ कि ये आर्म बैंडेड होता क्या है। व्हाट इज आर्म बैंडेड? अगर आप गूगल पे सर्च करोगे आर्म्ड बैंडेड मशीन तो आपके सामने ये मशीन आएगी। इसी को आर्म बैंडेड मशीन कहते हैं। जिनको नहीं पता कि ये मशीन क्या है, लेट मी टेल यू। सो दिस इज अ लिवर। इसको आर्म भी बोलते हैं। एंड आगे की वीडियोस में हम इसको आर्म से ही डिनोट करने वाले हैं। सो व्हाट यू हैव टू डू इज यू हैव टू पुल दिस आर्म। यू हैव टू पुल दिस आर्म। जब आप आर्म पुल करोगे तो यहाँ पे दो चांसेस आते हैं। या तो आपका जैकपॉट लगेगा। जैकपॉट का मतलब है कि आपको पैसे मिलने वाले हैं बहुत सारे। सो यहाँ पे आपको मनी मिलने वाला है। तो सॉरी, मंकी नहीं मिलने वाला है, आपको मनी मिलने वाला है। गलती से मंकी हो गया। या तो आपको कुछ भी नहीं मिलने वाला। नथिंग। नथिंग मिलेगा आपको। तो देर आर ओनली टू चांसेस। तो जैकपॉट जैकपॉट मिलेगा या तो कुछ भी नहीं मिलेगा। मान लेते हैं मैं जैकपॉट को 1 बोलता हूँ एंड मनी को 0 बोलता हूँ। एक टाइप ऑफ बाइनरी प्रॉब्लम हो गई जिसमें दो ही चांसेस है कि या तो सॉरी या तो 0 होगा, या तो 1 होगा, या तो 0 होगा। सो देयर वाज अ गाय कॉल्ड थॉमसन। उन्होंने एक हाइपोथेटिकल सिचुएशन दी। मान लेते हैं हमारे पास एक एन आर्म्ड बैंडिंग मशीन है। तो एन आर्म्ड बैंडिंग मशीन का ये मतलब है कि हमारे पास मशीन है और उसमें एन आर्म्स लगे हुए हैं। तो मान लेते हैं हमारी मशीन है और यहाँ पे एन आर्म्स लगे हुए हैं। एक लीवर यहाँ लगा, एक यहाँ पे लगा, यहाँ पे लगा, यहाँ पे लगा, यहाँ पे लगा। हर एक लीवर को पुल करने पे हमारे पास दो पॉसिबिलिटीज, या तो रिवॉर्ड मिलेगा, आई मीन जैकपॉट मिलेगा, या तो कुछ नहीं मिलेगा। इसके साथ भी सेम पॉसिबिलिटीज, या तो रिवॉर्ड मिलेगा या तो कुछ नहीं मिलेगा। इसके साथ भी सेम पॉसिबिलिटी, या तो रिवॉर्ड मिलेगा या तो नहीं मिलेगा। सो ही फॉर्मुलेटेड अ प्रॉब्लम। ही सेड कि क्या ऐसा कोई तरीका है कि हम आर्म्स को पुल करते रहें, स्ट्रेटेजिकली आर्म्स को पुल करते रहें और हमें मैक्सिमम रिवॉर्ड मिले। मैं एग्जांपल के तरीके से आपको समझाता हूँ। मान लेते हैं आर्म 1 ये है, आर्म 2 ये है, आर्म 3 ये है। आर्म 1 को आपने पुल किया तो आपको रिवॉर्ड मिला। आर्म 2 को आपने पुल किया तो आपको रिवॉर्ड नहीं मिला। आर्म 3 को पुल किया तो आपको रिवॉर्ड नहीं मिला। अब आपको लग रहा होगा कि आर्म 1 में ही रिवॉर्ड है। और हो सकता है कि नेक्स्ट टाइम आपने आर्म 1 को पुल किया, आपको रिवॉर्ड नहीं मिला, सेकंड वाले में आपको मिल गया, थर्ड वाले में आपको नहीं मिला। और ऐसा ही होता रहा अजीब अजीब तरीके से। सो बात यह है कि क्या मैं स्ट्रेटेजिकली ऐसा कर सकता हूँ क्या कि इस तरीके से ही पुल करूँ। अब यहाँ पे स्ट्रेटेजी हो सकती है कि पहले आप आर्म A1 को पुल करो, फिर आर्म A2 को पुल करो, फिर आर्म A3 को पुल करो। सो आप स्ट्रेटेजिकली हर बार रिवॉर्ड ले पाओगे और आपका मैक्सिमम रिवॉर्ड जो मिलना चाहिए आपको वो आपको मिल जाएगा 3। या आप कर सकते हो, पर आपको पता कैसे चलेगा कि कौन सा आर्म कब पुल करना है? एंड आर्म बैंडेड मशीन यही प्रॉब्लम है कि हम स्ट्रेटेजिकली आर्म्स को पुल करें सो दैट कि हमें मैक्सिमम रिवॉर्ड मिले। बट वो कैसे करें? अब हमने ये तो समझ लिया कि मल्टी आर्म बैंडेड प्रॉब्लम है क्या, या फिर मल्टी आर्म बैंडेड है क्या। अब आपके मन में ये आ सकता है कि ये मल्टी आर्म बैंडेड प्रॉब्लम मैं अगर सॉल्व भी कर दूं तो मुझे क्या फायदा होगा। मैं ये तो समझ जाऊंगा कि रिइंफोर्समेंट लर्निंग कैसे काम करती है, बट एग्जैक्टली ये कहीं यूज होता है क्या? क्या इसके रियल एप्लीकेशंस हैं? तो हाँ, इसके एप्लीकेशंस हैं। तो मैं आपको इसके एप्लीकेशंस बता देता हूँ जो रियल लाइफ में यूज होते हैं। आपको एड ऑप्टिमाइजेशन में यूज मिल जाएगा इसका। और एड ऑप्टिमाइजेशन, मूवी रिकमेंडेशन सिस्टम या फिर ओनली रिकमेंडेशन सिस्टम, जरूरी नहीं कि मूवी रिकमेंडेशन सिस्टम। एड ऑप्टिमाइजेशन में कैसे होता है मैं बता देता हूँ आपको। मान लेते हैं हमारे पास 3 एड्स हैं, 1, 2 एंड 3। आपको यूजर को वो एड दिखाना है कि वो मैक्सिमम टाइम से उसको क्लिक करे सो दैट कि आपका रेवेन्यू मैक्सिमम हो। ये बिल्कुल सेम प्रॉब्लम है कि आप 3 में से वो आर्म, बेस्ट आर्म चूज करना चाहते हो कि आपको रिवॉर्ड मिले। और यहाँ पर रिवॉर्ड है आपका क्लिक थ्रू रेट। आपका क्लिक थ्रू रेट बढ़ जाए किसी तरीके से, आप कि जो यूजर है वो ज्यादातर क्लिक करे। मूवी रिकमेंडेशन सिस्टम में भी सेम ही हो सकता है। आप एक वेबसाइट चलाते हो जैसे कि नेटफ्लिक्स। आप वो मूवी रिकमेंड करवाना चाहते हो कि वो देखे सो दैट कि आपका रेवेन्यू बढ़े वो मूवी देखने से उसके। तो मल्टी आर्म बैंडेड प्रॉब्लम कई जगह यूज हो सकती है। हम जब इसको कोड में कन्वर्ट करेंगे कुछ वीडियोस में आगे जाके तो हम इसको समझेंगे कि ये एड ऑप्टिमाइजेशन में कैसे यूज हो सकता है। एंड कभी अगर मुझे ऐसा लगा कि और भी मुझे प्रोजेक्ट्स कराने चाहिए मल्टी आर्म बैंडेड पे तो हम ये मूवी रिकमेंडेशन सिस्टम वाला भी करेंगे। सो एक चीज आपको क्लियर करनी थी मुझे कि इसके रियल लाइफ एप्लीकेशंस भी हैं मल्टी आर्म बैंडेड के, सो दैट कि आपको एक मोटिवेशन मिले कि वी हैव टू लर्न दिस। नाउ हमारा गोल ये है
कि हम स्ट्रेटेजिकली आर्म्स को पुल करेंगे एंड वी वांट कि रिवॉर्ड मैक्सिमाइज हो, ज्यादा से ज्यादा बार हमें रिवॉर्ड मिले। सो दिस इज द प्रॉब्लम फॉर्मुलेशन कि वी वांट कि मैक्सिमम बार हमें रिवॉर्ड मिले और सिंपली मैक्सिमम रिवॉर्ड मिले। आई होप कि आपको प्रॉब्लम फॉर्मुलेशन समझ में आ गया हो। टू सॉल्व दिस प्रॉब्लम वी यूज एक्शन वैल्यू मेथड। फॉर सिंप्लिसिटी लेट्स अज्यूम कि हमारे पास 3 आर्म बैंडेड मशीन है। सो वी हैव 3 आर्म्ड बैंडेड मशीन। सो इस 3 आर्म्ड बैंडेड मशीन में हमारे पास 3 लिवर्स है, लिवर 1, लिवर 2 एंड लिवर 3। मान लेते हैं ये आर्म 1 है, ये आर्म 2 है एंड ये आर्म 3 है। सो हम इनिशियली रैंडम आर्म पुल करेंगे, रैंडम आर्म इनमें से कोई भी पुल कर लेंगे हम। देन हम हर एक आर्म में जो रिवॉर्ड मिल रहा है उसका एवरेज निकाल लेंगे। सो एवरेज, इसका एक एवरेज होगा, इसका एक एवरेज होगा एंड इसका एक एवरेज होगा। एंड जिसका एवरेज मैक्सिमम होगा, लेट्स से कि A2 का एवरेज मैक्सिमम है, सो वी विल चूज A2 आर्म। सो लेट मी शो यू कि एग्जैक्ट अल्गोरिदम क्या यूज करने वाले हम। सो स्टार्टिंग में हम रैंडमली आर्म पुल करेंगे, रैंडम पुल करने वाले। देन फाइंड एवरेज फॉर ईच आर्म। देन जैसे ही हमें एवरेज मिल जाएगा, विल चूज द बेस्ट एवरेज रिवॉर्ड आर्म। सो हम वो वाला आर्म चूज करेंगे जिसका एवरेज रिवॉर्ड सबसे ज्यादा है। सो मैं आपको ये एक्शन वैल्यू मेथड प्रैक्टिकल करके समझा देता हूँ। सो करेंटली मान लेता हूँ कि मेरा एवरेज रिवॉर्ड फॉर ईच आर्म 0 है, क्योंकि हमने अभी तक कुछ भी ट्राई नहीं किया, इसी वजह से मैं एक काम करता हूँ कि A1, A2 एंड A3 में जब भी हम अभी लीवर पुल करेंगे तो A1 में क्या रिवॉर्ड मिलेगा, A2 में क्या रिवॉर्ड मिलेगा, यहाँ पे मैं लिखता रहूंगा। तो फर्स्ट पुल मैं यहाँ पे पुल्स लिख रहा हूँ। तो फर्स्ट पुल जैसे ही होगा, मान लेते हैं हमने A1 को पुल किया एंड A1 में मिला हमें एक रिवॉर्ड। सेकंड पुल में हमें A2 में, सेकंड पुल हमने A2 का किया और हमें कोई रिवॉर्ड नहीं मिला। थर्ड टाइम हमने पुल किया A3 को और हमें इसमें भी कोई रिवॉर्ड नहीं मिला, मान लेते हैं। A1 फोर्थ में हमने दोबारा A2 को पुल किया और हमें मान लेते हैं एक रिवॉर्ड मिला। फिफ्थ टाइम हमने A1 को पुल किया, फिफ्थ टाइम हमने A1 को पुल किया और A1 में हमको रिवॉर्ड मिल गया। सिक्स टाइम हमने A3 में पुल किया और हमें रिवॉर्ड नहीं मिला। सेवेंथ टाइम हमने A2 में पुल किया और हमें रिवॉर्ड नहीं मिला। एट्थ टाइम हमने A2 में पुल किया और हमें रिवॉर्ड नहीं मिला। और A3 में हमने लास्ट जो पुल हमने किया वो नाइन्थ रिवॉर्ड, नाइन्थ बार हमने जो लास्ट पुल किया वो A3 में किया और हमें रिवॉर्ड मिल गया। सो अब आप इसका एवरेज निकालो। अगर आप इसका एवरेज निकालोगे करेंट, तो इसका एवरेज होगा 1 + 1 2/3 और 2/3 का वैल्यू होगी 0.666। आप इसकी वैल्यू निकालोगे अगर एवरेज, तो ये वैल्यू हो जाएगी 0.333। A3 का आप निकालोगे, इसकी वैल्यू हो जाएगी 0.3333। तो मैं एक और बार नीचे जाके एवरेज रिवॉर्ड दे देता हूँ। तो करेंटली हमारा एवरेज रिवॉर्ड जो है वो है 0.6661 का चलता जा रहा है। एवरेज रिवॉर्ड ऑफ A2 इज 0.333 एंड एवरेज रिवॉर्ड ऑफ A3 इज इक्वल टू 0.3। अब हम देख रहे हैं कि हमारा एवरेज रिवॉर्ड A1 का सबसे ज्यादा है, मैक्सिमम एवरेज रिवॉर्ड। तो हम फ्यूचर में A1 को ही पुल करेंगे क्योंकि ये सबसे ज्यादा एवरेज रिवॉर्ड दे रहा है। सो दिस इज द एक्शन वैल्यू मेथड। बट एक्शन वैल्यू मेथड के साथ हमें एक और मेथड यूज करना पड़ता है जिसका नाम है एक्सप्लोरेशन एंड एक्सप्लॉइटेशन। क्योंकि आप अगर ध्यान से देखो तो यहाँ पे एक प्रॉब्लम है। आपने स्टार्टिंग में तो बहुत ज्यादा एक्सप्लोर किया कि ये वाला आम पुल किया और फिर एवरेज निकाल लिया। बाद में आप कह रहे हो कि मैं सिर्फ यही आम पुल करूंगा। हो सकता है कि आगे जाके इसका एवरेज रिवॉर्ड ज्यादा हो या फिर इसका एवरेज रिवॉर्ड ज्यादा हो, ऐसा हो सकता है आगे जाके। और आप ऐसा नहीं कह सकते कि मैं इसका बस 3 पुल के बाद एवरेज निकालूंगा और बस इसी आम को पुल करता रहूंगा और मेरे को रिवॉर्ड मिलता रहेगा। हो सकता है कि आप सब ऑप्टिमल सॉल्यूशन पे होगी। ऑप्टिमल सॉल्यूशन ये हो सकता है कि आप A2 का आपका बेस्ट आर्म हो, अभी करेंटली तो वो रिवॉर्ड नहीं दे रहा है। अभी हमारा रिवॉर्ड कुछ इस तरीके था A2 का 0,1, एक मिनट, 0,1,0 अभी ये था। हो सकता है बाद में रिवॉर्ड कुछ इस तरीके का हो।
हो सकता है, देर आर मतलब बहुत सारे चांसेस ऐसा हो सकता है। अभी स्टार्टिंग में हमें सॉल्यूशन नहीं मिला और हमने अपना बेस्ट आर्म पहले से ही चूज कर लिया, तो यहाँ पे प्रॉब्लम आई। प्रॉब्लम ये हुई कि हमने एक्सप्लोरेशन नहीं किया, दैट इज अ प्रॉब्लम। सो हम एक्शन एक्शन वैल्यू मेथड यूज तो करते हैं, बट उसके साथ एक्सप्लोरेशन एंड एक्सप्लॉइटेशन भी करते हैं। सो हम इसको नेक्स्ट सेक्शन में कवर करते हैं कि एक्सप्लोरेशन और एक्सप्लॉइटेशन क्या होता है। तो एक्सप्लोरेशन में हम रैंडमली आर्म पुल करते हैं, तो यहाँ पे रैंडम पुल होता है। और एक्सप्लॉइटेशन में हम बेस्ट आर्म चूज करते हैं। सो रैंडम पुल का ये मतलब है कि हम एक्सप्लोर कर रहे हैं बेसिकली, कि बाकी आर्म्स को भी ट्राई करके देख रहे हैं कि क्या इस आर्म से ज़्यादा फायदा हो रहा है, हो सकता है इसमें एवरेज रिवॉर्ड ज़्यादा हो। और एक्सप्लॉइटेशन में हम ऑलरेडी जो अपना बेस्ट आर्म है वो चूज कर रहे हैं, इसका मतलब हम उसको एक्सप्लॉइट कर रहे हैं, मतलब ज़्यादा से ज़्यादा यूज़ करने की कोशिश कर रहे हैं। दैट इज वाई इसका नाम एक्सप्लॉइट है। हम उसको ज़रूरत से ज़्यादा यूज़ कर रहे हैं, बेस्ट आर्म को चूज कर रहे हैं। और रैंडम पुल में हम एक्सप्लोर कर रहे हैं कि पुराना जो बाकी आर्म्स है, बहुत सारे जो आर्म्स है, उसमें से हो सकता है कि कोई और आर्म हो जिसका एवरेज रिवॉर्ड ज्यादा हो, दैट्स व्हाई वी हैव टू एक्सप्लोर इट। तो हम इसको करते ऐसे हैं कि हम एक एक्सप्लोरेशन परसेंटेज चूज कर लेते हैं। मान लेते हैं 10% है। तो अगर हमने 100 पुल्स किए हैं अगर हमने, तो इसमें जो 10 पुल्स होंगे वो रैंडम होंगे, और जो बाकी 19 पुल्स होंगे वो बेस्ट आर्म वाले होंगे। सो अब इसका ये मतलब नहीं है कि हमने स्टार्टिंग में 10 रैंडम पुश किया और बाकी जो 90 है वो रैंडम हो गए। सॉरी, आई मीन कि स्टार्टिंग में हमने 10 पुल्स रैंडम किए हैं और बाकी जो 90 है वो बेस्ट आर्म है, ऐसा नहीं होता। तो हम एक क्राइटेरिया डिसाइड कर लेते हैं, वो क्राइटेरिया मैं आपको आगे वीडियो में बताऊंगा। उस क्राइटेरिया से हम डिसाइड करते हैं कि कब रैंडम अपलोड करना है, कब बेस्ट अपलोड करना है। हमने एक्सप्लोरेशन और एक्सप्लोइटेशन तो समझ लिया कि कैसे होता है, क्या होता है। अब हम ये समझते हैं कि इसे प्रैक्टिकली कैसे इंप्लीमेंट करते हैं। एक्सप्लोरेशन और एक्सप्लोइटेशन करने के लिए बहुत सारे मेथड्स होते हैं। हम उनमें से एक मेथड पढ़ने वाले हैं जिसका नाम है एप्सिलॉन ग्रीडी मेथड। इसको एप्सिलॉन ग्रीडी एल्गोरिदम भी बोला जाता है। सो हम इसमें करते क्या है कि हम पहले एक एक्सप्लोरेशन परसेंटेज चूज कर लेते हैं, हम कितना परसेंट एक्सप्लोर करने वाले हैं। मान लेते हैं हम 10% एक्सप्लोर करना चाहते हैं, तो हम p इजिकल्स टू 0.10 ले लेंगे। मान लेते हैं हमें 90% एक्सप्लोर करना है, तो हम p की वैल्यू 0.9 या फिर p इजिकल्स टू 0.90, कोई फर्क नहीं पड़ता है जीरो से। वहाँ पे 0.9 या 0.90 आप ले सकते हो अगर आपको 90% एक्सप्लोर करना है। तो सिमिलरली अगर आपको 70% एक्सप्लोर करना है, तो आप p इजिकल्स टू 0.7 लोगे। फिर आप एक रैंडम नंबर जनरेट करते हो। ये रैंडम नंबर जो होता है वो 0 to 1 के बीच में होता है, एक फ्लोट नंबर, जो कि 0.5 हो सकता है, 0.127 हो सकता है, 126 0.375 कुछ भी हो सकता है, इनमें से कोई भी नंबर हो सकता है। इसके बाद हम चेक करते हैं कि रैंडम नंबर जो वो है, हमने जो जनरेट किया है रैंडम नंबर, वो पी से बड़ा है कि छोटा। अगर वो पी से छोटा है तो हम एक्सप्लोर करते हैं, इसका मतलब है कि रैंडम हम पुल करने वाले हैं। अगर पी से बड़ा है वो नंबर, तो हम बेस्ट आर्म चूज करने वाले हैं। अब आपको एक डाउट आना चाहिए कि ये क्या है, व्हाट इज दिस, और ये रैंडम नंबर कहाँ से एकदम से आ गया, हम जनरेट क्यों कर रहे हैं, व्हाट इज दिस। तो मैं आपको इसके पीछे का इंट्यूशन समझा देता हूँ कि ये एप्सिलॉन ग्रीडी मेथड मतलब काम कैसे करता है। अब हम समझते हैं कि एप्सिलॉन ग्रीडी मेथड का इंट्यूशन क्या है। बाय द वे, ये जो एप्सिलॉन है यहाँ पे, इसका मतलब वो जो ग्रीक सिंबल एप्सिलॉन होता है वही है ये। बात ये है कि हमने ये एप्सिलॉन अभी तक यूज नहीं किया, क्योंकि जो हम परसेंटेज चूज कर रहे हैं, चूज परसेंटेज पी, ये जो नंबर है ये एप्सिलॉन से डिनोट किया जाता है। मैंने यहाँ पे पी से डिनोट किया, आप एप्सिलॉन से डिनोट कर सकते हो, आप किसी भी नंबर से डिनोट कर सकते हो। ये जो एप्सिलॉन का मतलब है वो ये हम परसेंटेज ही चूज कर रहे हैं। तो आप इस पे इतना ध्यान मत देना कि एप्सिलॉन है, पर मैंने यहाँ पे एप्सिलॉन का कहीं यूज नहीं किया। हम जो पी चूज करने वाले हैं वो एप्सिलॉन ही है, ठीक है। सो एक छोटा सा क्लियर आपको करना चाहता था मैं। ओके, सो हमारा क्वेश्चन ये था कि हम रैंडम नंबर क्यों जनरेट कर रहे हैं और ये हमें कैसे हेल्प कर रहा है। अगर आपको ये समझना है तो आपको एक डिस्ट्रीब्यूशन के बारे में पता होना चाहिए जिसका नाम है यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन। तो मैं आपको थोड़ा सा बता देता हूँ कि इसका क्या मतलब है यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन का। मान लेते हैं हमारे पास एक बैग है जिसके अंदर चिट्स रखी हुई है, इसके अंदर 10 चिट्स रखी हुई हैं, और इन चिट्स में जो नंबर्स लिखे हैं वो 1 to 10 तक है। तो जो चिट है वो कुछ इस तरीके से 10 नंबर्स हैं और हर एक चिट में एक नंबर लिखा हुआ है, हमें नहीं पता। मान लेते हैं कि मैं रैंडमली बिना देखे बैग में एक चिट बाहर निकालता हूँ, तो क्या प्रोबेबिलिटी है कि उस चिट में 3 लिखा होगा। सो इस क्वेश्चन को अगर आपको सॉल्व करना है तो आपको बस प्रोबेबिलिटी पता होनी चाहिए, 10th क्लास, 9th क्लास, 11th 12th क्लास की प्रोबेबिलिटी, और आप इजीली आंसर बोल दोगे कि नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स जो है वो 3 है, मतलब 1 है, 3 3 निकालना है हमें, 1 है, एंड बाकी जो टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स वो 10 है।
तो इसकी प्रोबेबिलिटी 1/10 हो जाएगी। सिमिलरली अगर मेरे को 5 निकालना है रैंडमली, तो उसकी प्रोबेबिलिटी 1/10 है, इसका मतलब है 0.1। तो देर आर ओनली 10% चांसेस कि जो नंबर निकलेगा वो 5 होगा। सो अगर मैं प्रोबेबिलिटी वर्सेस नंबर का ग्राफ बनाऊं यहाँ पे अगर मैं प्रोबेबिलिटी रखूं और यहाँ पे नंबर है कि 1 2 3 4 5 6 7 8 9 अब 10, आप सोचो कि प्रोबेबिलिटी अगर ये है 0.1, तो हर की प्रोबेबिलिटी 0.1 है। तो ये काइंड ऑफ बॉक्स बन जाएगा। ये यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन है, दिस इज अ यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन। हर नंबर की प्रोबेबिलिटी सेम है, दैट इज व्हाई इट इज कॉल्ड यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन। अब ये कनेक्टेड कैसे है हमारे एप्सिलॉन ग्रीडी मेथड से? वो कनेक्टेड ऐसे है कि आप मुझे ये बताओ कि ये जो बैग हमने चूज किया था जिसके अंदर नंबर्स लिखे हुए हैं, क्या प्रोबेबिलिटी है कि जो मैं नंबर निकालने वाला हूँ रैंडमली वो 9 या 9 से छोटा है? या तो वो 9 है या वो 9 से छोटा है, वो जो रैंडम पुल करने वाला हूँ मैं, 9 या 9 से छोटा है। तो इसकी प्रोबेबिलिटी सिंपल है। नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स कितने हैं? 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 9 है, क्योंकि 9 या 9 से छोटे नंबर्स तो 9 ही है टोटल हमारे पास। टोटल नंबर 10 है तो 0.9 है, या फिर मैं कह सकता हूँ 90% चांस है कि जो नंबर निकलने वाला है वो 9 या 9 से छोटे वाला है, हो सकता है, वो 90% चांस है उसका। सिमिलरली अगर मैं बोलूँ कि दो रैंडम नंबर में निकालने वाला, रैंडम चिट में निकालने वाला हूँ, और क्या प्रोबेबिलिटी है कि वो जो चिट निकलेगी वो 2 या 2 से छोटी होगी, वो सिमिलरली 2/10 इसका आंसर आएगा। 0.2 इसका मतलब ये है कि 20% प्रोबेबिलिटी है कि वो नंबर जो हमने निकालने वाले हैं वो 2 या 2 से छोटा आएगा। यहीं पे बात ये आती है कि हम अपना एक्सप्लोरेशन परसेंटेज रखते हैं 0.1, मतलब 10% एक्सप्लोर करना चाहते हैं सिर्फ, ये मतलब था हमारा। अब मैं एक रैंडम नंबर जनरेट कर रहा हूँ। जब हम रैंडम नंबर जनरेट करते हैं ना, तो वो यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन से होके आता है। इसका मतलब है 0 से 1 तक जो भी नंबर जनरेट होगा फ्लोट में, उस सबकी प्रोबेबिलिटी यूनिफॉर्म है, मतलब सेम है, सबकी प्रोबेबिलिटी सेम है। अब वो नंबर जो भी आएगा, क्या प्रोबेबिलिटी है कि वो 0.1 से छोटा होगा, उसकी प्रोबेबिलिटी 0.1/1 है। 0.1 इसका मतलब 10% है इसकी प्रोबेबिलिटी। आपको ये कॉन्सेप्ट बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा अगर आपने प्रोबेबिलिटी के बारे में पढ़ा होगा तो। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। यहाँ पे हम रैंडम नंबर जनरेट करके उसको कम या छोटा क्यों पता कर रहे हैं, कि हम वो ज्यादा है या बड़ा है पी से। सो हमने एक रैंडम नंबर मान लेते हैं, इस बार हमने अपना पी रखा 0.3, मतलब हम 30% एक्सप्लोर करना चाहते हैं। तो एक रैंडम नंबर जनरेट किया मैंने, मान लेते हैं वो नंबर था 0.25। इस नंबर के आने की प्रोबेबिलिटी 30% थी, ओनली 30% टाइम से आ सकता था। 30% प्रोबेबिलिटी है, चांसेस है कि नंबर आएगा। अगर ऐसा होता है तो मैं एक्सप्लोर कर देता हूँ। मान लेते हैं दोबारा मैंने एक रैंडम नंबर जनरेट किया और इस बार आया 0.758। ये नंबर इस बार 0.3 से काफी बड़ा है। इसका मतलब ये है कि वो 30% के अंदर नहीं है, ये इसके बाहर चला गया, और इसी वजह से मैं अब एक्सप्लॉइट करने वाला हूँ। तो ये आप पे डिपेंड करता है कि आप एक्सप्लोरेशन पैरामीटर कितना रखते हो। आप हो सकता है एक्सप्लोरेशन पैरामीटर को ज्यादा बढ़ाना चाहते हो। अगर मैं एक्सप्लोरेशन पैरामीटर को 0.5 कर देता हूँ, इसका मतलब है मैं 50% टाइम्स एक्सप्लोर करना चाहता हूँ और 50% टाइम्स एक्सप्लॉइट करना चाहता हूँ, मतलब कि बेस्ट आंसर चूज करूंगा मैं। ये आप पे डिपेंड करता है, आप चाहो तो 0.7 या फिर 70% भी रख सकते हो। हम आगे जाके वीडियो में सीखेंगे कि क्या ऑप्टिमल परसेंटेज हम हमें चूज करना चाहिए। तो यही था एप्सिलॉन ग्रीडी मेथड। सो मैं आपको दोबारा से एक बार एक समरी दे देता हूँ कि हमने इस वीडियो में क्या पढ़ा। सबसे पहले हमने मल्टी आर्म बैंडेड के बारे में पढ़ा कि मल्टी आर्म बैंडेड मशीन या फिर मल्टी आर्म बैंडेड प्रॉब्लम क्या होती है। फिर हमने देखा कि इसको सॉल्व कैसे कर सकते हैं, हाउ टू सॉल्व इट। तो सॉल्व करने के लिए हमने एक्शन वैल्यू मेथड देखा। फिर हमने देखा कि एक्शन वैल्यू मेथड हम अप्लाई तो कर सकते हैं, बट फिर हम एक्सप्लोर नहीं कर पाएंगे ज्यादा बार। तो इसी वजह से हमने एक्सप्लोरेशन और एक्सप्लोइटेशन पढ़ा। एक्शन वैल्यू मेथड के साथ इसको यूज किया जाता है, इसका मतलब है एक्शन वैल्यू मेथड प्लस ग्रीडी मेथड जो हमने पढ़ा एप्सिलॉन ग्रीडी मेथड, ये दोनों को यूज करके हम इस प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं। तो मैं दोबारा से एक बार एल्गोरिथम लिख देता हूँ कि वो कैसे काम करता है। सबसे पहले हम चूज करते हैं कि कितना एक्सप्लोर करना है, चूज रैंडम पी। ठीक है, तो पी को हम मान लेते हैं 0.2, इसका मतलब है 50% एक्सप्लोर करना चाहता हूँ मैं उसको। सेकंड है कि हम क्या करते हैं कि एक जनरेट करते हैं एक रैंडम नंबर।
एक रैंडम नंबर जनरेट करते हैं। फिर लेट्स से वो नंबर को मैं एनयूएम नम कह देता हूँ। फिर हम चेक करते हैं कि पी जो है वो नंबर से बड़ा है कि छोटा है। अगर है तो हम एक्सप्लोर करते हैं। एक्सप्लोर मतलब रैंडम पुल करते हैं। अगर ऐसा नहीं है, एल्स अगर पी जो है वो छोटा है उस नंबर से, तो हम एक्सप्लॉइट करते हैं, मतलब बेस्ट आर्म चूज करते हैं। और ये बेस्ट आर्म कैसे पता करते हैं? बेस्ट आर्म पता करते हैं हम एवरेज निकाल के। व्हाट वी डू इज एक एवरेज निकाल लेते हैं हम हर बार। मान लेते हैं जब हमने बहुत बार पुल किया आर्म्स को, तो इसका एवरेज रिवॉर्ड था 0.9, इसका था 0.75 और इसका था 0.67, मान लेते हैं। तो बेस्ट एवरेज रिवॉर्ड अभी ये है, तो हम इसमें बेस्ट आर्म चूज करेंगे। इसका मतलब यहाँ पे A1 चूज किया जाएगा। बट ओवर टाइम जैसे जैसे हम एक्सप्लोर करते रहेंगे, हो सकता है एक टाइम पे इसका एवरेज रिवॉर्ड 0.95 पहुंच जाए, तो फिर A2 को चूज करने वाले हैं यहाँ पे। सो इस तरीके से हमारा एक्शन वैल्यू मेथड काम करता है। नेक्स्ट वीडियो में हम एप्सिलॉन ग्रीडी मेथड और एक्शन वैल्यू मेथड है उसको कोड में समझेंगे कि एग्जैक्टली हम इसको इम्प्लीमेंट कैसे करते हैं और इसके क्या क्या यूजेस हैं। दूसरा हम ये देखेंगे कि एक्शन वैल्यू मेथड को मैथमेटिकली कैसे किया जाता है। इसकी हम थोड़ी सी मैथमेटिक्स पढ़ेंगे, हमने अभी बिल्कुल भी मैथमेटिक्स परस्पेक्टिव नहीं पढ़ा, तो नेक्स्ट वीडियो में हम इसकी मैथमेटिक्स अच्छे से समझेंगे। क्योंकि अगर आप सोचो, मैं अगले वीडियो में ये प्रॉब्लम डिस्कस करने वाला हूँ। अगर आप ये सोचो कि अभी तो हम 100 पुल्स की बात कर रहे हैं, हो सकता है कि हमें हमको पुल करना पड़े 1000 बार या फिर 10,000 बार, हो सकता है। अगर हम सिमुलेशन कर रहे हैं तो हम इसे काफी टाइम समय पुल करना पड़ेगा। सो आप हर बार एवरेज निकालने बैठोगे तो आपकी कंपटीशन तो बहुत हाई हो जाएगी। अब बार बार इन सब नंबर्स को प्लस करने की कोशिश करोगे, 10,000 बार एक नंबर को प्लस करोगे, इतनी कंपटीशन तो हमारे पास नहीं रहती। हमें थोड़ा सा इजी बनाना है। तो इसी वजह से हम एवरेज निकालने का भी एक नया तरीका ढूंढेंगे कल, कि हम कैसे एक ऐसा तरीका निकालें कि हमने जो पुराना एवरेज निकाला था उसको यूज करके नया एवरेज फाइंड करें। तो हम नेक्स्ट वीडियो में ये कवर करने वाले हैं एक्शन वैल्यू की मैथमेटिक्स एंड कि इसको कोड में कैसे इम्प्लीमेंट किया जाता है। तो आई होप कि आपको इस वीडियो में समझ में आया हो कि ये मल्टी आर्म बाइंडिंग प्रॉब्लम क्या है, एक्शन वैल्यू मेथड क्या है और एप्सिलॉन ग्रीडी मेथड कैसे काम करता है। कोई भी अगर आपको डाउट हो तो आप कमेंट कर सकते हो, मैं ट्राई करूंगा उसको सॉल्व करने का। वो डाउट थोड़ा ऐसा होगा जिसको कमेंट में ही सॉल्व करना मुश्किल होगा, मैं एक सेपरेट वीडियो के लिए बना दूंगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय।